Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 and आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाला है। सो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जो ट्रेंड है आजकल के एग्जाम्स का। ठीक, सो हम एक सेशन रखने वाला हूँ मैं जहाँ पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्शन में देरी क्यों हो रही है, क्या हो रहा है कि सिलेक्शन एक कांस्टेबल का सिलेक्शन लेने में 4 से 5 साल 6 साल लग जा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे पहले करंट अफेयर्स, देन एक अलग सेपरेट सेशन हम डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी मैं अभी से बात करूं तो बहुत टाइम चला जाता है इन चीज़ों में और क्लास की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। उन चीज़ों के लिए हम अलग से सेशन करेंगे ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्लाइड के साथ। पहले हम देखेंगे आज के हमारे टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, हम आज की क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री नेहा गुप्ता ने दिल्ली में 50 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि मानेसर में भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना है। थर्ड न्यूज़ हमारा है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया है। भारत ने जोधपुर में एक कार्यशाला आयोजित की है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा भारत ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बैठक की मेजबानी की है। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन जानेंगे। फिर देखेंगे हम कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के दौरान जब हम गए थे रास्ते में तो उन्होंने साइप्रस की यात्रा की थी, तो वहाँ पे जो समझौता हुआ उसको हम समझेंगे क्या न्यूज़ निकल के आई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम वियतनाम आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के साझेदार के रूप में शामिल हुआ है, यानी कि वियतनाम ब्रिक्स का अब ऑफिशियली आधिकारिक रूप में पार्टनर बन गया है। ये न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। आगे देखेंगे कैटरीना कैफ को मालदीव टूरिस्ट के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है बट बार बार आ रही है सेम टू सेम न्यूज़ में, तो इसलिए मैंने कवर किया। बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 अभी हुई है, तो उसमें क्या हुआ है तो वो सब हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज के सेशन के टॉपिक्स क्या क्या हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है साहब, क्लियर? चलो, तो अब बढ़ेंगे हम फर्स्ट न्यूज के साथ। फर्स्ट न्यूज क्या है हमारी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 50 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया। इस न्यूज से सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर हुई कि दिल्ली की सीएम अभी चेंज हो गई है, यानी कि जो आम आदमी का परचम था वो हट गया है। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और न्यूज ये है। आरोग्य मंदिर अपनी स्थायी संरचना और आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे और पिछले मोहल्ला क्लिनिक की तुलना में यह एक बड़ा उन्नयन होगा। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा एक इनिशिएटिव लगाया गया था मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता था, उसमें कुछ नहीं होता था, सिर्फ जो बेसिक दवाई होती थी वो वहाँ पे मिलती थी, लाइक पैरासीटामोल सिरप हो गया है, सिट्राजिन हो गया, मतलब जो बेसिक दवाई है। ठीक है, कोई स्पेशल वहाँ पे डॉक्टर या वैसा डिपार्टमेंट या कोई पर्सन नहीं रहता था। बट जो आरोग्य मंदिर है इसमें क्या रहेंगे कि जो पिछला मोहल्ला क्लिनिक की तुलनात्मक रूप से यह बड़ा होगा और इसमें क्या होगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यह प्रदान करेगा और ये मोहल्ला जो क्लिनिक होंगे उससे बड़े होंगे। ठीक है, क्लियर? तो बहुत ही छोटी सी न्यूज थी। उससे पहले एक चीज मुझे बताइए, आरोग्य मंदिर योजना कब प्रारंभ हुई थी, या मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आरोग्य मंदिर योजना कब प्रारंभ हुई थी, कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी तो सिर्फ आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, बट एक आरोग्य मंदिर प्रॉपर योजना है प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे हुई थी स्टार्ट। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन सी योजना है और इसमें क्या हो रहा है, कब से ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि मानेसर कहां पड़ रहा है साहब? मानेसर में भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहा है। मानेसर कहां पड़ता है? मानेसर कहाँ है? मानेसर गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में साहब।
यानी कि गुड़गांव जिसे बोल रहे हैं हरियाणा। तो मानेसर में क्या बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बन रहा है। ठीक है, क्लियर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसमें क्या होने इसमें क्या हो रहा है, इसमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ये क्या कर रही है, मानेसर प्लांट के परिसर में बनाया गया देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, जो मंगलवार से चालू हो गया है। ठीक है, इससे जो है क्या होगा, एक कार्गो टर्मिनल बन रहा है, इसमें जो विकास होगा, जो कार बनेंगी वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी। ठीक है, उसके लिए इसे बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि यह भारत का सबसे बड़ा है। ठीक, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को कहां पे स्टार्ट किया गया है, गुरुग्राम में। ठीक है, या फिर मानेसर में। क्लियर है पॉइंट। यानी कि दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में मानेसर में भारत के द्वारा बनाया गया गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस कंपनी के किस प्लांट परिसर में बनाया गया। तो किसके प्लांट के परिसर में बनाया गया है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के परिसर में बनाया जा रहा है। ठीक है, बन गया है, चालू भी हो गया अल्टीमेट। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एज्यूम भी कर सकते हैं कि एक न्यूज से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, राइट। आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या हमारा, विश्व मरुस्थलीकरण। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया है और भारत ने जोधपुर में कार्यशाला आयोजित की है इससे संबंधित। इस वर्ष का थीम क्या है, भूमि को बहाल करें और अवसरों को अनलॉक करें। क्या है थीम, भूमि को बहाल करें और अवसरों को अनलॉक करें। ठीक है, इस थीम से हमें क्या पता चल रहा है, इस थीम से हमें प्रकृति की जो नींव है, नींव भूमि है, नींव है, उसको बहाल करेंगे। ठीक है, जब लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, ठीक है, तो दो तरीके से इन्वॉल्व होंगे। एक तो वॉलेंटियर इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि स्वतः ही इन्वॉल्व हो सकता है कोई, या फिर दूसरा एज ए रोजगार पाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। यानी कि दो तरीके से कोई पर्सन किसी में इन्वॉल्व होता है, या तो स्वतः वॉलेंटियरली यानी कि बिना पैसे के, या फिर रोजगार के रूप में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रोजगार के रूप में इन एक्टिविटी में शामिल हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि खाद्य और जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा। कैसे, कि जब हम भूमि को क्या कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। ठीक है, हम भूमि की उर्वरता बढ़ाएंगे, भूमि को कंजर्वेशन करेंगे, संरक्षण करेंगे भूमि का, उसे उपजाऊ बनाएंगे, तो क्या होगा, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, और जल सुरक्षा भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, है ना। तो थीम से जो थीम होता है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बताता है कि हमें इससे क्या फायदा होने वाला है, हम क्या सोच के हमने ये थीम रखी है, हमारा उद्देश्य क्या अल्टीमेटली। सॉरी। ठीक है, तो पता चल गया कि जब हम भूमि की नींव को हम संभालेंगे, उस भूमि को बहाल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे कहीं रोजगार पैदा होंगे। दूसरा, भूमि के बहाल होने से, अच्छा होने से, उर्वरता बढ़ने से, भूमि की उर्वरता बढ़ने से खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो यहां से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की है। तो भाई मेरे, पहली बैठक है बिग कैट अलायंस की। ठीक है, कहां पे हुई है, नई दिल्ली में। क्लियर। तो फर्स्ट हमें पॉइंट क्या रखना है कि बिग कैट अलायंस जो बना है उसकी पहली बैठक कहां पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। भारत इसकी मेजबानी कर रहा था। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की और भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान सहित 9 देशों के प्रतिनिधि ने इस मीटिंग में भाग लिया। ठीक है, ये जो अलायंस है किसकी सुरक्षा की बात कर रहा है भाई, किसकी सुरक्षा की बात करता है, तो यह
पहल 7 बड़ी बिल्लियों प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। कौन कौन सी 7 है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है साहब, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्लियर है नहीं? मुझे बताइए इनमें कौन कौन सी प्रजाति ऐसी है जो भारत में नहीं पाई जाती हैं? इन 7 में ऐसी कौन सी प्रजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती है? कौन कौन सी है? तो प्यूमा और जैगुआर, प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाई जाती हैं। नहीं, सॉरी नहीं लिखना है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाकी की 5 बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, यह सब भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी बिग कैट अलायंस किन के लिए बनाया गया है? जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, जिनमें कौन कौन सी शामिल हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए क्या बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है अभी तक? यहां तक क्लियर है? चलो, तो अब हम समझेंगे पहले कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करेंगे हम अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। हाँ जी, आइए। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है? तो जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, तो इसका विचार पहली बार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है, हालांकि उस समय पर इसकी स्थापना नहीं की गई थी, बट 2023 में इसे लॉन्च किया गया। तो विचार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया, बट इसकी स्थापना हम जब मानते हैं लॉन्च कब किया गया? 2023 में। कब लॉन्च किया गया? 2023 में इसे लॉन्च किया गया। कब किया गया? 2023 में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? इसी समय हमने देखा कि जो भारत का टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी 50 वर्ष भी पूरे हुए थे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ऐसे ही एडिशनल ऐड कर दिया मैंने, कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं आपको पढ़ने की। ठीक, यह है 7 बड़ी बिल्ली, 7 बड़ी बिल्ली के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7 कौन कौन सी हैं पता है पीछे? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है, इनके संरक्षण की बात करता है। अब हम बात करें इसके सदस्य देशों को लेकर कि इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? ठीक है, तो 4 इसके देश हैं, 4 हैं, और 4 में से एक भारत भी है। ठीक है, एक भारत भी है। ठीक, अदर 3 हम बात कर सकते हैं, एस्वातिनी, सोमालिया और निकारागुआ। ये क्या है? ये है सब इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक एक संस्था है। पहली बैठक हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बैठक हुई है 2023 में, संस्था बनी है और पहली बैठक हुई है। पहली बैठक वो भी नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनिशिएटिव को लिया गया था। तो यह संस्था अपने आप में ही क्या है, भारत के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? ये आप बाद में देख सकते हैं। आइए आगे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन
संगठन। यह क्या है? यह है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो नागरिक विमान सुरक्षा और संचालन के लिए वैश्विक मानकों और विनियमों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि नागरिकों में विमान की सुरक्षा के जरिए विमान में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो मानक तय होते हैं, ठीक है, उन्हें कौन स्थापित करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन। यह यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम चलाता है। ठीक है साहब, इसमें क्या क्या है? यूज ऑफ 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों: कानून, संगठन, लाइसेंसिंग, संचालन, उड़ान योग्यता, दुर्घटना जांच, हवाई नेविगेशन और हवाई अड्डे का मूल्यांकन करता है। ठीक है साहब, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन है वो क्या क्या काम करता है? तो वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कानून, संगठन, लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है, संचालन हो गया, उड़ान योग्यता हो गई, दुर्घटना से संबंधित जांच हो गई, ठीक है, या फिर हवाई यात्रा से संबंधित नेविगेशन संबंधित कुछ हो गया, या फिर हम बात करें एयरपोर्ट्स को लेके जो मूल्यांकन करना होता है वो कौन करता है? वो करता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन। ठीक है, ये न्यूज कम स्टैटिक ज्यादा न्यूज थी। कवर क्यों किया गया है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हाल फिलहाल में हमारे यहाँ 2 बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं जो हवाई विमान क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे जो संस्थान हैं जो इन क्षेत्रों की जांच करती हैं वो कहीं ना कहीं न्याय के कैटेगरी में उनको लाया जाएगा। ठीक, तो जांचा जाएगा, जांच होगी, तो इन सब चीज़ों की जो संस्थान है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि वो एग्जाम अब अखबारों की सुर्खियां बनने लगेंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि साइप्रस ने यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन कर दिया है। ठीक है, समझौता ज्ञापन किसके साथ किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल और ग्रीक बैंक के जो ग्रीक बैंक है, कौन सा बैंक? यूरो बैंक ने यूपीआई के लिए यूपीआई को प्लेटफॉर्म उपयोग करने के लिए क्या कर दिया? एक एमओयू साइन किया है। ठीक है साहब, यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूरो बैंक के मध्य यूपीआई को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह यूज करने के लिए क्या कर दिया है? एमओयू साइन कर लिया गया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? ग्रीस से भारत में विदेशी धन प्रेषण करना सुगम बनाना और जिससे ग्रीस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए अपने घर धन भेजना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा इससे? जब क्या होगा? यूपीआई दोनों देशों में यूपीआई है, भारत में तो है ही, और ग्रीक बैंक में भी क्या हो गया? ग्रीक जो यूरो बैंक है उसने क्या कर दिया है? दोनों ने एमओयू साइन कर लिया है। अब यूपीआई इंटरनेशनल इंटरफेस दोनों एक क्या है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया। जिस तरीके से हम एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करते हैं उसी तरीके से अब क्या होगा? साइप्रस के लोग भी, साइप्रस में रहने वाले भारतीय भी अपने घर पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या वही फायदा है। दूसरा, निवेश करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं 2 बड़ी जो संस्थान हैं जो पार्टिसिपेट हैं किन के बीच एमओयू साइन हुआ है। तो एमओयू साइन हुआ है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट, एनआईपीएल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, दूसरा क्या है? यूरो बैंक। ठीक है साहब, 2 संस्थान है जिनके बीच एमओयू साइन हुआ है। क्लियर? न्यूज बहुत छोटी सी थी लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा जब एमसीक्यूज आएंगे ना तब आपकी खुल जाएंगे सारे बटन। ठीक है, आइए। वियतनाम आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में साझेदार के रूप में शामिल हो गया है। यानी कि वियतनाम अब ब्रिक्स का पार्टनर बन गया है ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से। ठीक है, कौन से नंबर का सदस्य है? 10वां। कौन सा है साहब? 10वां भागीदार बना है। वर्तमान में कितने सदस्य दिख रहे हैं? वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ठीक है, मेरे को बताइए, अगर मैं थोड़ी सी ब्रिक्स की बात कर रही रहूं, ब्रिक्स को मैं समझना चाहूं
तो मेरे को बताओगे? अरे कि नहीं। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। अगर मैं ब्रिक्स देशों के बारे में थोड़ा और फैक्ट हम जानने की कोशिश करें, तो जो विश्व का क्षेत्रफल है, लगभग 30% क्षेत्रफल किसके पास है? ब्रिक्स देशों के पास है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल को हम समझें, क्षेत्रफल की हम बात करें, तो विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल ब्रिक्स देशों के पास है। किसके पास है? ब्रिक्स देशों के, अरे यार मैं क्या लिख देता हूं, ब्रिक्स देशों के पास है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। वही अगर जनसंख्या के रूप में देखें, जनसंख्या मीन्स मार्केट, जनसंख्या मीन्स अगर मार्केट के पक्ष पे देखें तो कितना बड़ा मार्केट रहेगा? लगभग कितनी जनसंख्या है इनके पास? लगभग कितनी जनसंख्या बताइए? लगभग 45% जनसंख्या ब्रिक्स देशों के पास है। ठीक है, क्लियर? 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 एक्स दूसरा फैक्ट लिखिए, नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कौन सा देश? इंडोनेशिया 2025 में, कब साहब? 2025 में 11वें सदस्य के रूप में, 11वें सदस्य के रूप में क्या ले लेगा? ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा। ठीक है साहब, 2025 में ब्रिक्स का सदस्य बनेगा इंडोनेशिया 11वें सदस्य के रूप में। ठीक है, क्लियर? मेरे को बताइए, 2025 का सेशन हुआ है, इस सेशन की अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्ष कौन था 2025 में? अध्यक्ष कौन था 2025 का? अध्यक्ष कौन था 2025 में? अध्यक्ष था ब्राजील। कौन था साहब? ब्राजील था। कौन था साहब? ब्राजील था। कौन था? ब्राजील था। ठीक है, क्लियर? तो आपको पता चल गया कि इनिशियल देश जब स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, तो 4 ही देश थे ब्रिक, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ब्रिक थे। बाद में ठीक है कौन जुड़ा? साउथ अफ्रीका। और अभी तो ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है, तो ये सब देश जुड़े हैं। अब इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल किया जाएगा 2025 में। ठीक है साहब? चलो, क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। जो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं ना भाई। चलो, न्यूज क्या है कि कैटरीना कैफ को मालदीव टूरिज्म के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि अब ये जो कैटरीना कैफ है वो है मालदीव को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, जो क्या है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो। राइट, नेक्स्ट क्या है? बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव मार्केटिंग एंड रिपब्लिक रिलायंस कॉरपोरेशन के द्वारा, ये कंपनी है जी, जो द्वारा मालदीव टूरिज्म के लिए ग्लोबल ब्रांड नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कैटरीना कैफ को किसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, और वहां पे आपको मालदीव न दे करके ये कंपनी का नाम दे दे MMPRC, MMPRC। अगर ये आ जाए तो क्या करोगे आप? तो भाई यही लगा के आना है ना, छोड़ के नहीं आना है कि मालदीव नहीं तो नंबर मिलेगा मेरे को, नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, क्योंकि ये भी एक ही बात है फिर। ठीक है, क्लियर? ये अभी हाल फिलहाल में जो ब्रांड एम्बेसडर जिनको नियुक्त किया गया है वो है। इन्हें हम एक सेशन में भी पीछे कवर कर चुके हैं, सो यहाँ पे मैं दोबारा कवर नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने लिख दिया है ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है साहब, चलते हैं न्यूज, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा कि बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट, बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई है 2025। कहां पे हुई है? भूटान के थिम्पू में हुई है ये इवेंट। कहां पे हुआ है? भूटान के थिम्पू में यह इवेंट हुआ है। और भारत की तरफ से याजिक हिलंग ने भारत की तरफ से इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा इवेंट था? 15वां इवेंट था। ये पॉइंट ले सकते हैं, साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में।
दोबारा सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए कि याजिक हिलिंग ने भूटान में एक इवेंट हुआ है जिसे बोल रहे हैं साउथ एशियन एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025, जिसमें याजिक हिलिंग ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड उन्होंने जीता है इस इवेंट में। क्लियर। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय चैंपियनशिप का समापन होगा। इस प्रतियोगिता में कई दक्षिण एशियाई देशों ने हिस्सा लिया और इसे वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यानी कि जो इवेंट है इसे वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन से भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी कि WBPF के द्वारा इस इवेंट को मान्यता प्राप्त है। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है? इनका क्या था? तो इनका जो है, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो फिजिक कंपटीशन था, इनकी हाइट 155 सेंटीमीटर थी। 155 सेंटीमीटर में महिला 155 सेंटीमीटर महिला के रूप में जो फिजिक कंपटीशन था उसमें याजिक हिलिंग ने गोल्ड अचीव किया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो भाई इवेंट बेस्ड और अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपके वनडे एग्जाम में, सो आप तैयार रहिए। ठीक है, आप तैयार रहिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज है कि नेल्लई एस मुथु का निधन हो गया है। ये कौन है? इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नेल्लई एस मुथु। ठीक है, कहाँ के हैं? यह केरल के तिरुवनंतपुरम के हैं, जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनका निधन हो गया है। इनके बारे में फैक्ट यह है कि इन्होंने विज्ञान पर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो भाई मेरे राइटर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट हमारा सेशन हो गया है समाप्त। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने वीडियो देखी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती नहीं तो स्किप हो जाती, फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी।